So, welcome back in a part 2 of the sexual reproduction in flowering plants. In first part हमने लास्ट कवर किया था अपना पोलन तक, जिसमें पोलन के बारे में बताया था आपको। यहाँ तक कवर कर लिया था हमने। फिर मैंने छोड़ दिया था कि यहाँ पोलन ग्रेन एलर्जी कोज करते हैं, ये खुद पढ़ लेना, इसके लिए छोड़ दिया था। तो पोलन ग्रेन क्या होते हैं? पोलन ग्रेन रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। पोलन ग्रेन किस में रिच होते हैं? न्यूट्रिएंट्स में। और पोलन ग्रेन्स को टैबलेट्स की तरह और फूड सप्लीमेंट्स की तरह यूज किया जाता है। और वेस्टर्न कंट्रीज में जो पोलन है उनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और सिरप्स, और मार्केट में अवेलेबल होते हैं। पोलन कंजप्शन हैज बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स और रेस हॉर्सेस। पोलन कंजप्शन को बच्चों हम एथलीट्स की रेस के लिए भी इंक्रीज कर सकते हैं। कोई कुछ पोलन प्रोडक्ट्स दिखाए हुए हैं, ये कैन बी सिरप, ये कैन बी गोली के रूप में भी, या फिर किसी भी रूप में लिए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, इस लाइन को पढ़ लेना यार, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, बस एक ये लाइन पढ़ लेना। इन सम सीरियल्स सच एज राइस, व्हीट, पोलन ग्रेन्स लूज वाइबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ द रिलीज। क्या होते हैं? चावल के केस में जो पोलन ग्रेन है, वाइबिलिटी मतलब रिप्रोडक्शन करने की क्षमता को 30 मिनट के अंदर खो देते हैं। ठीक है, और जो कुछ मेंबर्स ऑफ फैमिली होते हैं लाइक रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, इनके पास जो होती है वो मंथ्स तक होती है पोलन की वाइबिलिटी। पोलन को स्टोर करा जाता है इन द लिक्विड नाइट्रोजन एट 196 डिग्री माइनस 196, यानी कि कोल्ड में। ठीक है, और स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक्स सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग। पोलन बैंक्स को सीड बैंक्स की तरह स्टोर किया जाता है क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द पिस्टिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एब्रियोसेक्स। तो देखो, इस वीडियो में हमारी वीडियो क्वालिटी भी आ गई है। पिछली वीडियो में थोड़ी सी वर्ड्स इजी नहीं दिखते थे और जूम इन जूम आउट की सुविधा नहीं थी। इस बार जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। आपको कुछ भी चीज में प्रॉब्लम आप मुझे बता सकते हैं। तो एज द मेल पार्ट हमने पोलन पढ़ लिया था, फीमेल पार्ट पढ़ते हैं। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइनोशियम के पास सिंगल पिस्टिल भी हो सकती है। गाइनोशियम में कंटेन अ सिंगल पिस्टिल मोनोकार्पलरी, और में हैव मोर देन वन पिस्टिल, एक से ज्यादा पिस्टिल भी हो सकती है, जिसको मल्टी कार्पलरी बोलते हैं। ठीक है, और व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टिल्स में बी फ्यूज टुगेदर। अगर दे फ्यूज टुगेदर, तो यानी कि पिस्टिल अगर एक साथ फ्यूज हो रही हैं तो उसको सिंक कार्पस बोलेंगे, और अगर वो फ्री हैं तो उसको एपोकार्पस बोलेंगे। इसका डायग्राम नेक्स्ट पेज पर दिखाया गया है, देखो। इन द केस ऑफ हिबिस्कस शोइंग पिस्टिल अदर देन फ्लोर पार्ट्स हैव बीन रिमूव्ड। देखो, इसमें क्या दिखाई गई है? पिस्टिल दिखाई गई। पिस्टिल के पास क्या होता है? स्टिग्मा होता है, स्टाइल होती है, और ओवरी होती है। ओवरी के नीचे क्या होता है? थैलेमस, जिससे ये कनेक्ट होती है। बी, मल्टी कार्पलरी सिंक कार्पस पिस्टिल ऑफ सिंक कार्पल, मतलब ये देखो एक साथ फ्यूज्ड है सारी ओवरी। ठीक है, ओपन नहीं है, फ्री नहीं है। देखो इसमें फ्री है सारी, है ना। तो देखो, मल्टी कार्पलरी यानी कि मोर देन वन पिस्टिल प्रेजेंट है, और एपोकार्पस यानी कि ये सारी फ्री है। देखो, फ्यूज नहीं है एक जगह पर। ठीक है, ये सारी कैसी हैं? ये सारी फ्री हैं, अलग अलग, ऐसे फ्री हैं अलग अलग। ठीक है, फ्यूज नहीं है, सारी अपनी अलग अलग डिस्टिंग्विजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट दिखाया हुआ है ए डायग्रामेटिक व्यू ऑफ एनाट्रोपस। ओव्यूल के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, छोड़ो अभी। तो ईच पिस्टिल हैज थ्री पार्ट्स। पिस्टिल के पास तीन पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था फ्लोवर के डायग्राम में। स्टिग्मा, लैंडिंग पार्ट ऑफ द पोलन, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा सर्विंग एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पोलन ग्रेन। तो स्टिग्मा के पास क्या होता है? ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, किसके लिए? पोलन ग्रेन्स के लिए। स्टाइल एक इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बिनेथ द स्टिग्मा। स्टाइल क्या है? एक स्टिग्मा के नीचे पार्ट है। ठीक है, बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द, बल्ज मतलब ऐसे राउंड राउंड लाइक पार्ट है, बल्ज्ड पार्ट है, बल्ज्ड, जिसको क्या बोलते हैं? ओवेरी। ओवेरी के अंदर क्या होता है? ओवेरियन कैविटी होती है। ओवेरी के अंदर क्या होता है? ओवेरियन कैविटी होती है। ठीक है, प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या लोकेटेड होता है? प्लेसेंटा। ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा लोकेट होता है। रिकॉल द डेफिनेशन एंड द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11। देखो, डिफरेंट टाइप
के प्लेसेंटेशन होते हैं, लाइक एक्साइल आपने पढ़ा होगा लेमन के केस में, और भी आपने डिफरेंट डिफरेंट पढ़े होंगे क्लास 11th में। वो बोल रहा है कि आपने जो क्लास 11th में डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन पढ़े थे उनके बारे में वो जानना चाह रहा है। तो आपको रिमेम्बर हो तो आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट द मेगास्पोरेंजियम। अब मेगास्पोरेंजियम के बारे में दिया गया है। तो लेट अस फेमिलराइज अवरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ ए टाइपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। अब हमें ओव्यूल के बारे में बताना है। देखो ओव्यूल डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, बट हम फर्स्ट पढ़ लेते हैं कि ओव्यूल होता क्या है, ठीक है। ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर। ओव्यूल क्या होता है? एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। ओव्यूल इज a small structure attached to the placenta by means of stalk called funicle। देखो इसमें तो दिखाया नहीं गया है, चलो नीचे होगा उसका डायग्राम। ये रहा। ओव्यूल क्या होता है? एक स्मॉल राउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्लेसेंटा से अटैच होता है बाय अ स्टॉक, और स्टॉक को क्या कहते हैं? फनिकल। ठीक है, मैं आपके लिए लिखता हुआ चलता हूं। जो स्टॉक होता है उसको बोलते हैं, स्टॉक को बोलते हैं फनिकल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिखाया गया है कि द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फनिकल इन द रीजन कॉल्ड हिलम। जहां पे उसकी बॉडी फ्यूज होती है उसको क्या बोलते हैं? हिलम। जहां पे बॉडी फ्यूज होती है उसको क्या बोलते हैं? हिलम। हिलम पे बॉडी फ्यूज होती है उसकी, ठीक है। मैं अभी आपको प्लेसेंटा का डायग्राम बना के दिखा दूंगा एक बार अच्छे से। हिलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फनिकल। हिलम क्या बताता है? ये एक जंक्शन बताता है किसके बीच का? फ्यूजेस। हिलम इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल और फनिकल के बीच का जंक्शन बताता है। और दो प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट होती है आउटसाइड द फिनिकल। इनको बोलते हैं इंट्यूगुमेंट्स। इंट्यूगुमेंट्स encircle the nucellus extract at the tip where a small opening called micropyle end। न्यूसेलस इंट्यूगुमेंट्स हर जगह प्रेजेंट होता है, एक्सेप्शन स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती है उसके ऊपर, ओव्यूल के ऊपर, जिसको माइक्रोपाइल एंड होते हैं। और अपोजिट टू माइक्रोपाइल एंड देयर इज अ चलाजल एंड रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। देखो तो मैं आपको डायग्रामेटिक समझाता हूँ बहुत अच्छे से। देखो इसने बोला है कि ओव्यूल के दो एंड होते हैं। तो जो एक एंड होता है उसको इसने बोला है, रुक जाओ 1 मिनट। तो जो एक एंड होता है उसको इसने बोला है चलाजल एंड। चलाजल एंड को ये बोलना चाह रहा है कि ये बेसल एंड है। और दूसरा एंड ये बोलना चाह रहा है कि माइक्रोपिलर एंड होता है, ठीक है। माइक्रोपिलर एंड के पे यहाँ पे क्या होता है? अपर्चर होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है, देखो न्यूसेलस इंट्यूगमेंट्स एक्सेप्ट द टिप वेयर द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक। जहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग है उसको छोड़ के हर जगह क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? इंट्यूगमेंट्स। तो देखो मैं आपको खुद से भी डायग्राम बना के दिखाता हूँ एक बार। देखो एक ओव्यूल का डायग्राम है। पेन नहीं चल रहा, यहाँ चलेगा। ये एक ओव्यूल का डायग्राम है, वेट बड़ा करना पड़ेगा। हम्म, ये देखो यहाँ पे बनाता हूँ, वेट अ मिनट, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ये एक ओव्यूल का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे आउटसाइड तो इंट्यूगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आउटसाइड ऐसे इंट्यूगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं 1 और 2, ठीक है। इसके एक एंड को बेसल एंड बोलते हैं और एक एंड को माइक्रोपिलर एंड बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है? एक जंक्शन होता है जिसको बोलते हैं, देखो ये रहा, हाँ देखो माइक्रोपाइल एंड पे, ठीक है। माइक्रोपाइल एंड पे इसने क्या बोला? एक स्टॉक के साथ अटैच होता है, ठीक है। एक स्टॉक के साथ जो ये ओव्यूल अटैच है उसको बोलते हैं फोनिकल। और ओव्यूल जहां फेनिकल से फ्यूज हो रहा है उसको बोलते हैं हिलम। तो देखो ओव्यूल फनिकल के साथ फ्यूज हो रहा है उसको बोलते हैं हिलम। और फ्यूनिकल क्या पार्ट है? जहां पे ये एक स्टॉक से अटैच हो रहा है, माइक्रोपिलर एंड माइक्रोपिलर पोल, आउटर इंट्यूगमेंट जो प्रोटेक्टिव लेयर है, फिर इनर इंट्यूगमेंट, फिर न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, ठीक है।
और इस तरफ चलाजा लैंड। तो देखो मैं अब आपको अपने वे में बनाता हूँ। देखो यहाँ पे ये मैंने बेसल लैंड बना दिया, जो चलाजा लैंड था यहाँ पे माइक्रो पिलर। ये मैंने आपको बताया था कि इंटीगुमेंट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर क्या है, एम्ब्रियोसैक। न्यूसेलस के अंदर क्या है, एम्ब्रियोसैक, ठीक है ना। हो गया, समझ आ गया। अब देखो जो ये हमें डायग्राम दिखाया गया है, ये डायग्राम दिखाया गया है एम्ब्रियोसैक का। अब एम्ब्रियोसैक के अंदर सेम जो एम्ब्रियोसैक था ये वाला एम्ब्रियोसैक, इसका डायग्राम अब हमें दिखा गया है। एम्ब्रियोसैक के अंदर ये देखो ये एंक्लोज विद इन द इंटीग्यूमेंट्स ऑफ द सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस। न्यूसेलस के पास अबिडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है लोकेटेड इन द न्यूसेलस इन द एम्ब्रियोसैक ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, और माइक्रोस्पोर बनने के फॉर्मेशन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल रहे थे। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइलर रीजन। देखो सबसे पहले क्या होती है, एक सेल होती है, उसका मियोटिक रिडक्शनल डिवीजन होता है, फिर मेगास्पोर डेयार्ड बनते हैं, फिर टेट्राड बनते हैं, ठीक है। ये चार बन गए ना टेट्राड। देखो इतना डिटेल आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं गारंटी ले सकता हूँ। देखो ये टेट्राड बन गए। अब इस टेट्राड में से क्या होते हैं, जो तीन होते हैं ना वो तो होते हैं बेकार, ठीक है, और एक जो होती है ना वो होती है फंक्शनल, और एक फंक्शनल कंप्लीट एम्ब्रियोसैक में डेवलप्ड हो जाती है। तो अब इस एक से मदर सेल से, एक मेगास्पोर मदर सेल से दो बनी रिडक्शनल डिवीजन से, फिर चार बनी, फिर आठ बनी, फिर आठ में से जो तीन है ना वो तो चली गई चलाजलैंड पर, ठीक है। आठ में से तीन चलाजलैंड पर चली गई, जिनको हमने बोला एंटीपोडल, ठीक है। तीन चलाजलैंड पर चली गई, सिंगल है एंटीपोडल। दो बीच में रह गई और दोनों फ्यूज होके एक न्यूक्लियाई बनाती है, जिनको पोलर न्यूक्लियाई या फिर सेंट्रल सेल बोले जाते। दोनों को क्या बोला, पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल। एक एग होता है जिससे पोलर ग्रेन आके फ्यूज करेगा। दो सिनर्जिड्स हैं, ठीक है, और एक फिलीफोम एपरेटस है। फिलीफोम एपरेटस क्या करता है, एक पोलन ट्यूब आती है, जब पोलन एंटर करता है माइक्रोपाइलैंड से, तो ये फिलीफोम एपरेटस उस पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि एग बेटा वहां पर है, वहां पर चला जा। तो देखो अब हमें बताना है कि कितना सेल्ड होता है, ठीक है। चलो वो आगे ही आ जाएगा। द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन, मैंने आपको बता दिया। मियोसिस के रिजल्ट से चार मेगास्पोर बनती है, मैंने अभी आपको भी बता दिया। फीमेल गैमेटोफाइट इन मेजोरिटी ऑफ द फ्लोवरिंग प्लांट्स, वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल द अदर थ्री जनरेट। मैंने क्या बताया था कि सिर्फ एक मेगास्पोर ही आपकी फंक्शनल होती है, बाकी तीन डीजनरेट हो जाती हैं। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्ड इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको कि एम्ब्रियो सेगमेंट, केवल एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होती है जो कि फीमेल गैमेटोफाइट में बदलती है। The method of the embryo sac formation from a single megaspore is termed as monosporic, और इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। इससे पूछे कि आपकी, आप बताओ इसकी प्लोइडी क्या होती है। देखो प्लोइडी आगे बता भी सकती है। देखो जनरली पूछा जाता है कि ये कितनी सेल्ड होता है और कितनी न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। तो इसमें क्या है, आठ तो प्रेजेंट है हमारी न्यूक्लियस। आठ क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। अब सेल देखो, सेल बस एक कम होती है। देखो तीन सेल ऊपर है, दो नीचे, पांच, एक एग सेल है, और जो ये दोनों है ना ये मिलके एक सेल बना रही है जिसको सेंट्रल सेल बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ये है, ये क्या है, सेवन सेल्ड और एट न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक दिखा रखा है। क्या है, सेवन सेल्ड एग न्यूक्लियस। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल से रिडक्शनल डिवीजन से मेगास्पोर डेयार्ड बन रही है, दो सेल बन रही है, दो से चार बन रही है, और चार में से तीन जनरेट डीजनरेट हो जा रही है, और सिर्फ एक फंक्शनल बन रही है जो कि एम्ब्रियो सैक बना रही है। सबसे पहले एक होता है ओव्यूल, जिसके पास न्यूसेलस प्रेजेंट होता है, आउटर इंट्यूगुमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हिलम और फेनिकल होता है।
जो आउटर इंटीग्यूमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो एक जंक्शन है वो अटैच होता है जिससे वो है, ठीक है, फनिकल हिलम एक जंक्शन है, और उसके अंदर न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। तो एम्ब्रियो सैक, अब हमने उसको पूरा खोल दिया है ओव्यूल को ऐसे, ओ एम्ब्रियो सैक को, ठीक है, जहां पे जाके मेल गेमेटोफाइट टकराएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन डिटेल। Nucellus of the functional megaspore divide mitotically to form two nuclei, uh, which move to opposite poles forming two nucleate embryo sac. Then the देखो, जितने भी ये वाले डिवीजन हुए ये हुए रिडक्शनल डिवीजन, अब ये हुए इक्वेशनल डिवीजन, जितने भी हुए देखो, जब 2 से 4 बन रहा है तो ये है फर्स्ट माइटोटिक, ना कि मियोसिस, ये है सेकंड माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, सेकंड माइटोटिक डिवीजन। और ये थे मियोसिस, ये कैसे थे, मियोसिस, ये भी हमारा मियोसिस डिवीजन था, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 8 न्यूक्लियेट सेल बन गई। इट इज इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होते हैं, ठीक है, सही बात है। और 8 सेल न्यूक्लियेट स्टेज आने के बाद ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, और फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, ये भी ठीक है। इसने बोला है कि 6 of the 8 nuclei are surrounded by the cell wall organized into, 8 में से 6 सराउंड होती है न्यूक्लियाई से, ठीक है, और सेल वॉल से। और जो रिमेनिंग 2 न्यूक्लियस बच गई कोल्ड पोलर न्यूक्लियस सिचुएटेड बिलो एग एपरेटस, उनमें सिर्फ एक सेल होती है, इसलिए उसको 7 सेल्ड बोला जाता है, और इसीलिए उसको क्या बोला, सेंट्रल सेल। देखो 6 सेल इसने पहले बता दी जो 8 में से 6 न्यूक्लियस पे प्रेजेंट थी, और एक सेंट्रल सेल पे प्रेजेंट है जो हो गया 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस। There is characteristic distribution of cells within the embryo sac. Three are grouped together at the micropillar end. बता दिया मैंने, 3 माइक्रोपिलर एंड पे होती हैं, कंस्टिट्यूट करती हैं एग एपरेटस को। द एग एपरेट इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स और 1 एग सेल। देखो मैं बताता हूं आपको, ये बोल रहा है कि 2 सिनर्जिड्स और एक एग को मिला के, मैं दोबारा हाईलाइट करता हूं दूसरे कलर से, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ये देखो, इसने बोला है कि जो 2 एग सेल हैं, सॉरी 2 सिनर्जिड्स हैं और एक एग सेल है, इनको मिला के हम इसको क्या बोलते हैं, एग एपेरेटस, ठीक है। एग एपेरेटस इन टर्न्स कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स और 1 एग सेल। उसके पास 2 सिनर्जिड्स हैं और एक एग सेल है। सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपिलर एंड कॉल्ड फिलीफोम एपरेटस। उसके पास कुछ ऐसे मतलब स्पिमरी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको फिलीफोम एपरेटस, मैंने बताया था फिलीफोम एपरेटस का क्या काम है, गाइड करते हैं पोलन ट्यूब की एंट्री को सिनर्जिड्स के अंदर, ठीक है। 3 सेल जो कि चलाजल एंड पर प्रेजेंट होती है, जिनको एंटीपोडल सेल बोला जाता है, मैंने बताया आपको। तो एक टाइपिकल एम्ब्रियो सैक क्या होता है, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड होता है। देखो दोबारा बनाने की कोशिश करता हूं मैं, ये आपका एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, ये चलाजल एंड है, चलाजल एंड पर थी एंटी, चलाजल एंड है, चलाजल एंड पर ये 3 एंटीपोडल प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे बना सकते हो। बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, और इस तरफ 2 सिनर्जिड्स हैं। सिनर्जिड्स के अंदर कुछ फिलीफोम लाइक स्ट्रक्चर है जो गाइड कर रहे हैं पोलन ट्यूब को। यहाँ पर एक एग प्रेजेंट है जिसके साथ पोलन ग्रेन आके फ्यूज करेंगे और फर्टिलाइजेशन कराएंगे। यहाँ पे माइक्रोपिलर एंड है। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, आपको एम्ब्रियो सैक का डायग्राम हमेशा याद रहेगा, माइक्रोपाइल एंड पे ही एग एपेरेटस प्रेजेंट होता है, और माइक्रोपाइल एंड पे ही फिलीफोम एपरेटस प्रेजेंट होता है जो कि गाइड करता है एंट्री को पोलन ट्यूब की। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हमने बोला एग एपेरेटस, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हमने बोला एग एपेरेटस, ठीक है। बीच में मैंने आपको बताया था कि पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है, बीच में क्या प्रेजेंट है, पोलर न्यूक्लियाई। सो अगर आपको
कमेंट में अच्छा लगा हो तो प्लीज बता देना एक बार। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से जूम मीटिंग पे भी डाउट सोल्व करवा सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मिनिमम 10 स्टूडेंट्स को मैं फ्री पढ़ा सकता हूँ जूम पे, ठीक है। तो मिनिमम 10 स्टूडेंट्स यू कैन ज्वाइन इन कमेंट सेक्शन। आफ्टर देन मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लेके आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा। नेक्स्ट है पोलिनेशन। सो पोलिनेशन क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है। तो सबसे पहले जस्ट पूछ रखा है कि पोलन ग्रेन मोटाइल होते हैं कि नॉन मोटाइल होते हैं, कैसे अचीव किया जा सकता है। तो इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। और मैंने लास्ट टाइम भी आपसे एक दो क्वेश्चन पूछे थे, प्लीज उनके आंसर दोबारा करना, वरना मैं उनके आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू लाऊंगा। मैं हर चैप्टर के क्वेश्चंस कराया करूंगा, अप्रोक्स 100 क्वेश्चंस आफ्टर वन चैप्टर, ठीक है। हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन में कराऊंगा एक चैप्टर कराने के बाद। और सारा काम अगस्त सितंबर या फिर अक्टूबर लास्ट तक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। धीरे धीरे चलते रहेंगे, जल्दीबाजी की कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है। जल्दीबाजी थी जिनको वो चले गए। तो पोलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। फर्टिलाइजेशन अब पूछ रहा है कि फर्टिलाइजेशन कराऊं कैसे मैं। तो फर्टिलाइजेशन, pollination is the mechanism to achieve this objective. Transfer of pollen grain from stigma, transfer of pollen grains shed from the anther to the stigma of the pistil is termed as pollination. pollen grains को एंथर से, एंथर समझ गए ना, शुरू में पढ़ाया था एंथर का डायग्राम, एंथर से स्टिग्मा पर लैंड कराना है, जिसको पोलिनेशन बोलते हैं। Flowering plants have evolved an amazing array of adaptations to achieve pollination. They make use of extreme agents to achieve. अच्छा, पोलिनेशन कई तरीके से कराया जा सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि जो बी होती है ना, बी, चलो मैं आपको इसमें से तो एग्जांपल दे ही रहा हूं, लेकिन इससे थोड़ा एक्स्ट्रा है। जो मधुमक्खी होती है ना, उसका जो सरफेस होता है ना बॉडी का, वो अट्रैक्टिव होता है। मतलब क्या होता है, वो जाती तो फूल पर उसका वो करने हैं, चूसने, ठीक है, शहद जो भी होता है इसमें। लेकिन क्या होता है, नेक्टर देता है, फ्लावर से नेक्टर प्रोवाइड करता है, वो अट्रैक्ट होती है बी। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना प्लांट के, वो बी की बॉडी पर चिपक जाते हैं, ठीक है। अब जब बी दूसरे फ्लावर पर जाके बैठती है कहीं और, तो वो स्टिग्मा दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाते हैं, लैंड कर जाते हैं। मतलब जैसे बी एक प्लांट पर बैठी, वहां से पोलन ग्रेन उसकी बॉडी पे चिपक गए, और वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाके बैठ गई, तो पोलन ग्रेन वहां पर शेड हो जाते हैं और पोलिनेशन हो जाता है। ये तो था बी का। और ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट तरह के वाइंड के थ्रू भी होते हैं, ठीक है। तो ये बता रखा है कि पोलिनेशन किस तरीके से होता है। पोलिनेशन क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर या सेम प्लांट पर जाता है, तो उसको पोलिनेशन कह रहे हैं, स्टिग्मा पर जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है ऑटोगैमी। इन दिस टाइप पोलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लोवर। पोलिनेशन सेम फ्लोवर में हो रहा है, ऑटोगैमी। ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा, सेम फ्लोवर, मैंने आपको बताया, या तो सेम फ्लोवर पर जा सकते हैं या डिफरेंट प्लांट पर जा सकते हैं, सॉरी डिफरेंट फ्लोवर पर जा सकते हैं। In a normal flower which opens and exposes the anthers and the stigma, complete autogamy is rather rare. Autogamy in such flowers requires synchrony in pollen release and stigma receptivity also. देखो मैं बता दूं क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि नॉर्मल फ्लोवर which opens and exposes the anther and the stigma, complete autogamy। देखो कंप्लीट ओपन है फ्लोवर, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पोलन वहां से गिर के स्टिग्मा पर गिर गया हवा के थ्रू तो पोलिनेशन हो जाएगा, नहीं। उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन और रिसेप्टिविटी होना भी जरूरी है, कि जिस टाइम पोलन ग्रेन वहां से गिरा, उस टाइम स्टिग्मा रिसेप्टिव है कि नहीं है पोलन को लेने के लिए। तो वो बोल रहे हैं कि उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन है कि नहीं है, कि मतलब दोनों का सही टाइम पे गिरना बहुत जरूरी है। पोलन उसी टाइम पे मैच्योर होना चाहिए जिस टाइम पर स्टिग्मा रिसेप्टिव है पोलन को लेने के लिए, ठीक है। तो पोलन ग्रेन उसी टाइम पे रिलीज हो जिस टाइम पे स्टिग्मा रिसेप्टिव है पोलन को लेने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड ऑटोगैमी। लाइज क्लोज टू ऑटोगैमी अब दो तरह की हो सकती है, या तो चेस्मोगेमस या फिर क्लिस्टोगेमस। चेस्मोगेमस विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। मतलब क्या होता है, इसके जो एंथर और स्टिग्मा है वो हमेशा ओपन रहते हैं, उसको चेस्मोगेमस बोलते हैं। और अदर केस में क्लिस्टोगेमस विच डोंट ओपन एट ऑल, हमेशा ओपन नहीं होते,
वो कुछ टाइम पर ही ओपन होते हैं। इन सच फ्लावर्स द एंथर स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, एंथा और स्टिग्मा क्लोज ईच अदर लाई करते हैं। और व्हेन एंथर डिहेसाइज इन द फ्लोएम बट फ्लोएम गोइंस कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा टू अफेक्ट पॉलिनेशन। जब एंथर का डिहेसेंस होता है, लाइन ऑफ डिहेसेंस है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो क्या होता है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं जिससे कि पोलिनेशन होता है। ठीक है, thus flowers are invariably autogamous, thus clistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma। इससे क्या होता है कि जो दूसरा वाला पोलन है किसी और प्लांट का, वो उसके ऊपर आके नहीं गिर सकता, क्योंकि वो जब ही ओपन हो रहा है जब वो पोलन की लाइन ऑफ डिहेसन से पोलन गिर रहे हैं, तभी वो स्टिग्मा रिसेप्टिव हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लिस्टोगेमस फ्लोवर्स प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड सेट एवन इन द अब्सेंस ऑफ पोलिनेटर्स। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच फ्लोवर्स प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड सेट, सीड प्रोड्यूस करते हैं किसकी एब्सेंस में, पोलिनेटर की एब्सेंस में भी ये सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि सेम प्लांट का पोलन वहीं पे आके गिर रहा है, तो इनकी कोई पोलिनेटर की जरूरत नहीं है, बिना पोलिनेटर के ये सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जीटनोगेमी। जीटनोगेमी में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन्स का एंथर टू स्टिग्मा ऑफ एनोदर फ्लोवर ऑफ द सेम प्लांट। इसमें क्या हो रहा है, अभी हमने क्या पढ़ा था, एक ही फ्लोवर है, एक ही फ्लोवर के अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, जस्ट यहां से लैंड होके यहां लैंड हो जा रहा है पोलन ग्रेन। अब क्या है, दो अलग अलग फ्लोवर है, ठीक है, इसके मेल गैमेटोफाइट से इसकी फीमेल गैमेटोफाइट पर रिलीज हो रहा है एंथर, यानी कि एंथर यहां से प्लांट से रिलीज होके इसके स्टिग्मा पर लैंड कर रहा है। और जीनोगैमी में क्या होते हैं, डिफरेंट, दे आर जस्ट कंप्लीटली डिफरेंट प्लांट, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। ठीक है, ऑल्थो जीटनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन इन्वॉल्विंग, क्रॉस पोलिनेशन ही है। क्रॉस पोलिनेशन किस लिए, क्योंकि सेम प्लांट पर नहीं हो रहा, दूसरे पे हो रहा है भाई, ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट फ्लोवर का मतलब ऑब्वियसली सेम डिफरेंट सा ही हो गया, बट दे आर जेनेटिकली सिमिलर, क्योंकि एक प्लांट के सेम जीन्स होंगे ना भाई, डिफरेंट डिफरेंट जीन्स थोड़ी होंगे। तो प्लांट जो जेनेटिक्स फॉलो कर रहा है वो सेम है, क्योंकि सेम प्लांट है। ठीक है, जैसे मेरे हैं, मेरे दो हाथ हैं, एक हाथ से की उंगली दूसरी उंगली में अटैच कर दूं, तो मेरे जीन्स तो सेम रहे ना। ठीक है, बस पोलिनेशन डिफरेंट हो गया। अब मैं इसी हाथ की उंगली को इसके हाथ ऊपर चढ़ा दूं, तो वो हो गया ऑटोगेमी। जीनोगेमी कंप्लीट डिफरेंट है, मैं दूसरे आदमी को अपनी उंगली का कुछ टिश्यू ट्रांसफर कर दूं। ठीक है, जीनोगेमी केवल ऐसा पोलिनेशन है जिसमें क्रॉस पोलिनेशन भी हो रहा है और जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन्स भी है। ठीक है, देखो ये दिखा रखा है, चेस्मोगेमस फ्लावर्स विच आर ओपन एंड क्लिस्टोगेमस दे आर क्लोज, दे जस्ट ओपन व्हेन पोलन ग्रेन्स जब लाइन ऑफ डिहेसेंस मैच्योर होकर रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन के क्या क्या एजेंट्स हो सकते हैं, तो प्लांट यूजेस टू एबायोटिक विंड एंड वाटर एंड वन बायोटिक एनिमल्स। देखो जो एबायोटिक के कोज हो सकते हैं पोलिनेशन के, वो हो सकते हैं वाइंड हवा और पानी, और बायोटिक हो सकते हैं एनिमल्स। मेजोरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पोलिनेशन, ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज। जो मेजोरिटी में हम क्या यूज करते हैं, बायोटिक, बायोटिक यानी कि एनिमल्स का यूज करते हैं, और नॉर्मली बहुत कम होता है कि एबायोटिक यूज ऑन। ठीक है, pollen grains come in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water। बहुत रेयर होता है कि जब हवा चल रही हो तो पोलन ग्रेन्स या फिर पानी में पोलन ग्रेन स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाए, तो मैक्सिमम तो बायोटिक का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, टू compensate for these uncertainties and associated loss of pollen grains, the flower produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination। ठीक है, ये क्या कह रहा है, देखो जो पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं, जस्ट ये लाइन कहना चाह रहा है कि, और जब वाइंड और उसकी केस में, पानी के में केस में, हमें चाहिए भी बहुत ज्यादा पोलन्स, क्योंकि जरूरी नहीं है हर पोलन स्टिग्मा पर जाकर लैंड कर जाए, बहुत रेयर चांस है ना। पोलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमोंग एबायोटिक पोलिनेटर्स, वाइंड पोलिनेशन एक्वायर्स दैट द पोलन ग्रेन्स। अच्छा, वाइंड पोलिनेशन की कुछ करंट सिचुएशंस दे रखे हैं या फिर इसकी कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। जो वाइड पोलिनेशन पोलन ग्रेन होगा ना, वो तो नॉन स्टिकी होगा,
और दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट्स, वो विंड करंट से ट्रांसपोर्ट हो सकेगा, ठीक है। और एक और होती है इसकी, उनकी जो उसमें है ना वो सिंगल, वो देखो आएगा अभी मेरे हिसाब से, हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवेरी एंड न्यूमरस फ्लोवर पैक्ड इनटू इनफ्लोर। इनके अंदर क्या होता है, जनरली एक ओव्यूल होता है, ठीक है, ईच ओवेरी के अंदर। इनका जो स्टिग्मा होता है वो फीदरी होता है, लार्ज होता है, ठीक है, ताकि वो इजिली ट्रैप कर सके एयरबोर्न पोलन में। तो देखो ये दिखा रखा, ठीक है, फीदरी, ठीक है, लार्ज, और थोड़े हल्के होते हैं, एक ओवेरी होती है, ठीक है, एक ओव्यूल होता है ईच ओवेरी के अंदर। और फ्लोवर्स कैसे पैक्ड होते हैं, इनफ्लोरोसेंस में, ठीक है, इनफ्लोरोसेंस, ये आपकी क्लास 11th में था। तो वाइंड पोलिनेशन हमें ज्यादातर देखने को मिलता है घास के केस में, तो ग्रास के केस में हमें ज्यादातर वाइंड पोलिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इससे ही मैनेज करो यार, धीरे धीरे पेन टैब भी लेंगे। Pollination by white is quite rare in flowering plant limited to over 30 genera, mostly monocotyledons. पोलिनेशन जो प्लांट में, सॉरी, पानी में देखने को मिलता है वो लिमिटेड अमाउंट में देखने को मिलता है, और जनरली 30 जेनर ऑफ में देखने को मिलता है, मोनोकोटिलिडन्स के केस में ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको वो बता देता हूँ, देखो, some example of water pollinated plant are Vallisneria and Hydrilla which grows in fresh water and Savory Mara, Cipros, Gestera, not all like, ठीक है, ये बताता हूँ मैं, देखो आप, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से और ये यहाँ तक पूरा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो वेलिसनेरिया और हाइड्रिला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर, ये क्या करते हैं, फ्रेश वाटर में ग्रो करने वाले प्लांट हैं, और मेराइन में ग्रो करने वाले हैं जैसे कि जोस्टेरा। अब नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर फर्टिलाइजर, जरूरी नहीं है कि जितने सारे पानी वाले प्लांट है पोलिनेशन को यूज करें। इन मेजोरिटी सच एज वाटर हाइकिंथ, वाटर लिली, वाटर हाइकिंथ और वाटर लिली, किसके केस में कह रहा है ये, वाटर हाइकिंथ और वाटर लिली। वाटर हाइकिंथ और वाटर लिली के केस में क्या है, फ्लोवर्स emerge above the level of water and pollinated by the insect or wind in most of the land plants। क्या कहना चाह रहा है कि इन केस के प्लांट में जो प्लांट है, जो फ्लोवर है, वो पानी से बाहर आ जाता है और वो इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेट किया जाता है या विंड के द्वारा। किसके केस में, वाटर हाइकिंथ के केस में और वाटर लिली के केस में, ठीक है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ वेलिसनेरिया, इन केस ऑफ वेलिसनेरिया द female flower reach the surface of water by the long stake and the male flower of the pollen grains are released onto the surface of water। क्या होती है, जो फीमेल है वो सरफेस तक पहुंच जाती है, और जो मेल है वो क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है जस्ट पानी में अपने पोलर ग्रेन्स को, और फीमेल खुद ले रही है उसको, ठीक है, किसके द्वारा, पैसिव करंट होता है उसके द्वारा, ठीक है, वाटर करंट के द्वारा पैसिवली ले लेती है, वाटर करंट के द्वारा ले लेती है पैसिवली। Some of them eventually reach the female flower and the stigma in another group of water pollinated plants such as seagrass. Female remain submerged in water and the pollen grains are released inside the water. Pollen grains, अब वाटर के वो सेम बता रखा है। पोलन ग्रेन्स वाटर के केस में कैसे होते हैं, रिबन शेप्ड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और पैसिवली वाटर करंट के द्वारा ले ली जाते हैं, ठीक है। बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेटर फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल। पानी और हवा के द्वारा जो पोलन होते हैं वो कलरफुल नहीं होते हैं, क्योंकि वो नेक्टर प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो इसके लिए जो बायोटिक हैं वो यूज किए जाते हैं, जो नेक्टर प्रोवाइड करते हैं और कलरफुल होते हैं फ्लावर्स। मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग आर रेंज ऑफ एनिमल्स बाय पोलिनेटिंग एजेंट्स, बीज, बटरफ्लाई, फ्लाइज, वास्प, एंड्स, मतलब ये इंसेक्ट के द्वारा, बताएं किसके द्वारा प्लांट्स पोलिनेट किए जाते हैं, इजी है कि आप खुद भी पढ़ लोगे। अमोंग द एनिमल्स, इंसेक्ट हैं जो मैक्सिममली यूज किए जाते हैं पोलन ग्रेन्स को, ठीक है, ले जाने के लिए। एवं लार्ज एनिमल्स सच एज प्राइमेट्स यूज किए जाते हैं। ऑफ्टन फ्लोवर्स ऑफ एनिमल पोलिनेटेड प्लांट आर स्पेशली अडेप्टेड फॉर पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ, ठीक है ये बात। मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड, अब इसमें बता रहे गया है कि जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लोवर्स हैं वो मेजोरिटी कैसे होते हैं, जो फ्लोवर्स होते हैं वो जनरली लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट होते हैं,
उनके पास नेक्टर होता है। तो फ्लावर्स कैसे होते हैं? लार्ज, कलरफुल, फ्रेगनेंट और रिच इन नेक्टर। When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an flower cells. A number of flowers are clustered. इसमें क्या होता है? देखो ये इनफ्लोरेसेंस दिखा रखा है। ए नंबर ऑफ फ्लावर्स आर किसमें क्लस्टर्ड होते हैं? इनफ्लोरेसेंस में। विच मेक्स देम कंसिपियस। कंसिपियस मतलब देखो जो मधुमक्खी इससे चूस पा रही है नेक्टर को, इसीलिए कंसिपियस। ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर और फ्रेगनेंस। एनिमल्स कैसे अट्रैक्ट हो सकते हैं फ्लावर्स से? उसके कलर से और उसके फ्रेगनेंस, सुगंध से। द फ्लोवर पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सिक्रीट फूल ओडर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। टू सस्टेन एनिमल्स विजिट्स, अब वो बार बार इंसेक्ट उस प्लांट पर आता रहे, फ्लोवर पर आता रहे, तो फ्लोवर क्या करता है? उसको नेक्टर प्रोवाइड करता है। नेक्टर एंड द पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोवर रिवार्ड्स। कोई मुझे बताएगा या फिर आप कमेंट सेक्शन में, जो नेक्टर मिल रहा है उस नेक्टर का काम क्या है? ठीक है। बॉडी ऑफ द एनिमल गेट्स कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स, मैंने आपको बताया कि बॉडी पे जाके पोलन ग्रेन्स समाज जमा हो जाते हैं, विच आर जनरली स्टिकी एंड एनिमल पोलिनेटेड फ्लावर्स। व्हेन द एनिमल कैरिंग पोलन ऑन इट्स बॉडी कम्स इन कांटेक्ट, जब पोलन ले जाती है तो इसकी बॉडी स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाती है, जिससे क्या होता है? पोलिनेशन। ठीक है। इन सम केसेस, जैसे आपको नेक्टर मिला था और मैंने बताया था कि ये फ्लोरल रिवॉर्ड्स देते हैं। फ्लोरल रिवॉर्ड्स मतलब जैसे प्लांट इंसेक्ट को एग ले करने के लिए स्पेस दे देता है। ठीक है। ए सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ स्पीशीज ऑफ मोथ एंड युक्का प्लांट। ये आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप इसको छोड़ दो यहां तक, ये आप इकोलॉजी में पढ़ोगे। आपको नीचे की लाइन ये खुद पढ़नी है। ठीक है। ये यहां तक अगर कुछ कुछ भी समझ में ना आए तो आप पूछो, मैं आपको दूंगा, वीडियो प्रोवाइड करूंगा या फिर आपको जैसे भी कराऊंगा। ठीक है। सो नेक्स्ट हम so next we have outbreeding devices. So majority of plant produce hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. ठीक है, hermaphrodite flowers होते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन्स कम ही कांटेक्ट में आ जाते हैं स्टिग्मा के। कंटिन्यूड सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग, जब बार बार सेल्फ पोलिनेशन होता है, क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने के चांसेस भी होते हैं। फ्लोरिंग प्लांट हैज डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन। फ्लोवरिंग प्लांट ने बहुत सारे ऐसे डिवाइस ढूंढ लिए हैं जिससे कि वो सेल्फ पोलिनेशन को कम कर सके और क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा दे सके। इन सम स्पीशीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नोट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पोलिनेशन होने के लिए पोलन ग्रेन का रिलीज होना, स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना जरूरी है। तो ये अलग अलग टाइम पे सिंक्रोनाइज नहीं हो पाते, अलग अलग टाइम पे हो रहा है, तो इसीलिए हो रहा है ताकि क्रॉस पोलिनेशन हो सके। तो या एदर द पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, पोलन पहले रिलीज हो गया स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से, या फिर दूसरी अपोजिट, स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो गया और पोलन ग्रेन रिलीज नहीं हुए। इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड द स्टिग्मा, या तो वो डिफरेंट पोजीशन पे, यानी कि पोलन नीचे है स्टिग्मा ऊपर है, तो पोलन ऊपर उड़ के जाएगा ही नहीं। ठीक है। बोथ दी डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी, ऑटोगैमी को प्रिवेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। द थर्ड डिवाइस इज यूज टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ। दो डिवाइस ये हो गए, पोलन या तो ऊपर नीचे। ठीक है। और एक और क्या बताया मैंने आपको? पोलन पहले रिलीज होना, रिसेप्टिविटी रिसेप्टिविटी डिफरेंस। तीसरा है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, इनकम्पेटिबिलिटी क्या है? एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो प्रिवेंट कर रहा है सेल्फ पोलिनेशन को फ्रॉम द सेम फ्लावर और द डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स। ये क्या कर रहा है? पोलन की जर्मिनेशन या पोलन ट्यूब ग्रोथ को रोक रहा है। ठीक है, पिस्टिल पे से। एनोदर डिवाइस टू सेल्फ पोलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब इफ बोथ, एक प्लांट पे एक ही होना, यानी कि एक प्लांट पे मेल ही है, एक प्लांट पे फीमेल ही है। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, उनको कहते हैं मोनोसियस। और जो अलग अलग प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं डायोसियस, सच एज कैस्टर एंड मेज। और पपाया के केस में क्या प्रेजेंट होता है? डायोसियस, दोनों मेल और फीमेल प्रेजेंट एक में ही प्रेजेंट होते हैं।
तो डायोसियस क्या प्रिवेंट करता है, बोथ ऑटोगेमी एंड जेटनोगेमी, ठीक है। नेक्स्ट है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन। जरूरी नहीं है पोलिनेशन हो रहा है तो वो राइट टाइप के पोलिनेशन या राइट टाइप के पोलन को ही या फिर राइट टाइप की स्पीशीज को ही स्टिग्मा पर लेके आएगा। मतलब पोलन रॉन्ग टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। तो either from the other species or from the same plant, self in it is self income also random stigma, the pistil has, मतलब पिस्टिल के पास ये एबिलिटी हो सकती है कि वो राइट टाइप ऑफ पोलन को रिकॉग्नाइज करे, ठीक है, और रॉन्ग टाइप को इनकम्पेटेबल बनाए, ठीक है। इफ इट इज राइट टाइप द पिस्टिल एक्सेप्ट द पोलन एंड प्रमोट्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन पोस्ट पोलिनेशन इवेंट। अगर राइट टाइप का पोलन होगा तो पिस्टिल उसे एक्सेप्ट करेगी और पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स को आगे बढ़ाएगी, ठीक है। देखो ये पिस्टिल है, रॉन्ग टाइप के पोलन को इसने रिजेक्ट कर लिया और राइट टाइप के एक पोलन को अंदर ले गई, ठीक है, और इंटरेक्शन हो गया अंदर जाके। तो ये पोलन ट्यूब होती है, ठीक है, जो पोलन रिलीज मतलब पोलन से बनती है पिस्टिल के स्टिग्मा पे इंटरेक्ट करने से। ये एंटीपोडल पोलर न्यूक्लियर मैंने आपको बता दिया है सब। ये देखो माइक्रोपिलर एंड से ये जारी, अब ये 2 या 3 सेल स्टेज पे रिलीज होती है, वो हम ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। इफ द पोलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप, अगर पोलन रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टिल रिजेक्ट कर सकती है पोलन को बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय सटेप्शन टू रिजेक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस डायलॉग बिटवीन, मतलब ये चलता रहता है उसके बीच में, पोलन और पिस्टिल के बीच में, कि वो सही तरह के उसको एक्सेप्ट करे और दूसरों को रिजेक्ट कर दे। In the recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interaction leading to recognition followed by acceptance, मतलब कुछ प्लांट्स का बोटनिस्ट पता लगा पाए हैं पिछले कुछ सालों में कि क्या कौन सा प्लांट रिजेक्ट कर रहा है, कौन सा अटेप्ट कर, कौन सी स्पीशी का रिजेक्ट हो रहा है, कौन सी स्पीशीज का एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। As mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grain germinates। अब क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है वो जर्मिनेट कर जाता है स्टिग्मा पर और प्रोड्यूस करता है एक पोलन ट्यूब को through one of the germ pores। The content of the pollen grains move into the pollen grain। जो pollen grain का content होता है वो pollen tube से जाता है। Pollen tube grow through the tissues of the stigma and style reaches of the ovary। वो पहुंचती पहुंचती ovary तक पहुंचती है। पोलन आपको मैंने पहले बताया थी, पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज दो पर गिरते हैं। पोलन ग्रेन आर शेड एट 2 सेल स्टेज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल डिवाइड्स। देखो पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पर गिरते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, ठीक है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। अब क्या करती है, जनरेटिव सेल डिवाइड करती है और रिलीज करती है 2 मेल गैमीट्स की, 2 मेल गैमीट्स को ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब, ठीक है, इन द स्टिग्मा। इन प्लांट्स विच शेड पोलन एट 3 सेल्ड कंडीशन, पोलन ट्यूब्स कैरी द मेल गैमीट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। जिन प्लांट्स में 3 सेल स्टेज पर पोलन कंडीशन आते हैं उसमें मेल गैमीट्स पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, और 2 सेल्ड वाली में जनरेटिव सेल 2 मेल गैमीट रिलीज करती है, और जो 3 सेल स्टेज पर रिलीज होते हैं उनमें मेल गैमीट्स पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, बस ये याद रखना है, ठीक है। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवेरी, ओवेरी में पहुंचने के बाद ओव्यूल में एंटर करती है, माइक्रोपाइल एंड से एंटर करेगी, मैंने बताया था आपको, सिनर्जिड्स के थ्रू, फिलिफोम एपरेटस के थ्रू। मैनी रिसेंट स्टडीज ने बताया कि फिलिफोम एपरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द सिनर्जिड्स गाइड करता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब को, ये भी बता चुका हूं मैं आपको। ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब्स एंटर द ओव्यूल आर टुगेदर। इन दोनों प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पोलन और पिस्टिल इंटरेक्शन करिए बोला जाता है। ये एक डायनेमिक प्रोसेस होता है जो इन्वॉल्व करता है पोलन रिकॉग्निशन को एक तरीके से और इनहिबिशन ऑफ पोलन को दूसरी तरीके से, ठीक है। ये आप खुद पढ़ोगे, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। ये भी आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी आप खुद पढ़ोगे। मैं आपको 2 टेक्निक बता देता हूँ, ठीक है, जिसको बोलते हैं इमेस्कुलेशन और बैगिंग। जैसे आप पोलिनेशन कराना चाहते हो अपने हाथ से और आप चाहते हो कि कोई भी एक्स्ट्रा पोलन स्टिग्मा पर आके लैंड ना करे, तो उसके लिए 2 टेक्निक्स होती हैं जिसको बोलते हैं इमेस्कुलेशन और बैगिंग। If the female parent bears bisexual flowers, removal of anthers from the flower buds before the anther the size।
यानी कि बाइसेक्सुअल मतलब दोनों मेल और फीमेल सेम प्लांट पर प्रेजेंट है, तो क्या कर सकते हैं, जब भी एंथर मैच्योर हो और रिलीज हो डीएसएन शो करे लाइन ऑफ डीएसएन से, तो फोर्सेप्स की हेल्प से एंथर को रिमूव कर दो। और इस स्टेप को बोला जाता है इमैस्कुलेशन। इससे आप क्या प्रिवेंट कर सकते हो कि अनवांटेड पोलन ग्रेन्स आपके स्टिग्मा पर रिलीज नहीं होंगे। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में मेरे ख्याल से यही हो रहा है कि आप अपने मन से स्टिग्मा ले रहे हो, अपने मन के स्पीशीज के पोलन ग्रेन ले रहे हो और उसको फ्यूज करा रहे हो, ठीक है। हम इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स को एक बैग से कवर कर देते हैं। ये बैग बटर पेपर का बना होना चाहिए, ठीक है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द फीमेल प्लांट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल प्लांट देयर इज नो नीड। अगर यूनिसेक्सुअल है तो उसमें तो इमैस्कुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा बैगिंग कर दो, ठीक है। द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन। व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव पोलिनेटर्स इज कैरिड आउट यूजिंग द डिजायर्ड। जब जब भी हमारा स्टिग्मा रिसेप्टिव हो, तो हमें जिस स्पीशीज के पोलन चाहिए, डिजायर्ड पोलन को हम डाल सकते हैं उस पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बचा है डबल फर्टिलाइजेशन और एंडोस्पर्म पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये हम करेंगे थर्ड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में हम चाहेंगे कि ये पूरा कंप्लीट हो जाए आपका। बच क्या कह रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन बचा है बस, इसके बाद तो ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन बचा है आपका, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनेगा सीड। ये एक ही साथ कवर हो जाएगा पूरा, इजीली कवर हो जाएगा। आज आपको मैंने जितना बताया वो कर ले, एपोमिक्सिस और ये बचा है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं ट्राई करूंगा कि हर चैप्टर को 2 या 3 पार्ट में ही खत्म करा दूं, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करो। मैं हर चैप्टर के एंड में आपको एक वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ नोट्स भी हैं अपने खुद के लिखे हुए। और अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो आई एम डूइंग मास्टर्स फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, और मैंने बोटनी ऑनर्स किया है रामजस कॉलेज से। तो आई कैन गाइड यू इजली। आई स्कोर्ड 328 मार्क्स आउट ऑफ 360 इन नीट 2021। सो विच इज गुड फॉर यू, आई कैन हेल्प यू वट एवर यू वॉन्ट इन बायोलॉजी ओनली। तो चल, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। आप मुझे सपोर्ट करते रहो और मैं ट्राई करूंगा आपको फ्री में जूम क्लासेस दे सकूं। थैंक यू।